जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। ये एक सोमनाथ के बारे में जो एक सीरीज हमने लोगों ने शुरू की है, अभी आप उसके 2 भाग देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बात की कि सोमनाथ मंदिर के ध्वंस के प्रमाण, जिस समय वो बताया जाता है कि तब वो विध्वंस हुआ, उसके प्रमाण ठीक से क्यों नहीं मिलते हैं। जिन्होंने जो दिए हैं उसकी काट कितनी सारी है, उसमें कितनी त्रुटियां हैं, और एक तरीके से पुस्तक मतलब कबाड़ी वाली हो गई है। उसके अलावा भी जो बहुत सारी और अतिशयोक्तियां थी, जो और उपमाएं थी, वो दीदी ने बताया है, तो वो खुद ही बोलती है तो अच्छा लगता है। मैं तो उपमाएं बोलता हुआ इतना सुंदर नहीं लगता। तो दूसरी बात ये है कि जब दूसरा एपिसोड हुआ, उसमें रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे जो इतिहासकार है, जिन्होंने थोथा इतिहास हम पर थोप दिया, उसके बारे में बात हुई। आज तीसरा है, और आज तीसरा जो है वो थोड़ा-सा और विशेष बन जाता है, क्योंकि जो गजना से लेकर के भारत तक के जो जिसमें पहाड़ है, जंगल है, ज़मीन है, किस तरीके की चीज़ें हैं, एनिमी स्टेट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो आने में उस समय 1000 वर्ष पहले कैसे आना होता होगा, आना संभव था या नहीं था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो बिकॉज़ मैं तो कहता हूँ कि चलिए बाद में बात करूँगा कि वो जो उड़ने वाला कालीन होता है, उस पर बैठ कर के भी सेना आ सकती है, अगर थोड़ा अपने मंत्र-वंत्र फूँक दिया, चिमटे-विमटे से ऐसा टकाटक कर दिया, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अब वो कालीन, ख़ैर ठीक है, आगे बात करेंगे। आप सभी से निवेदन है, जम्बू टॉक्स है, जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, नाइट नोटिफ़िकेशन बेल आइकन एक्टिवेट करें, जिससे कि हमारे नोटिफ़िकेशन मिल सके आपको। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये सब बातें मैं लगातार कहता आ रहा हूँ, और अगर आप फिर भी नहीं करते तो गलती किसकी? ये सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि ये चैनल जो है वो आपको एक इनसाइट देने का काम कर रहा है कि आप जिज्ञासु प्रवृत्ति को बने और थोड़ा आगे बढ़े। आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे पैट्रॉन संरक्षक आप बन सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सहयोग के लिए आपके लिए स्क्रॉल में भी सुविधाएं उपलब्ध है। स्वागत करता हूँ हमारे बीच पधारे हुए हमारे दोनों अतिथियों, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी। दीदी प्रणाम, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। और आज डेब्यू हो रहा है जम्बू टॉक्स में, डॉक्टर विवेक भटनागर जी उदयपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विवेक जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। नमस्कार भाई साहब। विवेक जी पत्रकारिता से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं। आपने दिल्ली में, जयपुर में, अलग अलग बड़े बड़े संस्थानों में पत्रकारिता की, भारत का पक्ष वहां पर रखते थे हर तरीके से। और लेकिन आपको जो है वो जो भाता था वो भारत का इतिहास भाता था, और परिवारजनों की सेवा का भाव भाता था। इसलिए आज आप उदयपुर में हैं और परिवार के साथ में हैं, और इतिहास के शोधार्थी के रूप में अपना काम अलग अलग जगहों के, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, महाविद्यालयों में, गोष्ठियों में जाकर के अपनी बात रख करके करते आ रहे हैं। और आज कुछ बहुत विशेष बातें विवेक जी आपसे जानने को मिलेंगी, और हमारे दर्शक भी कृतार्थ होंगे, ऐसा आपसे अपेक्षा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दीदी आपके साथ जी, दीदी कुछ कह रही है। हाँ, विवेक जी वर्तमान में उदयपुर में एक बहुत बड़े संस्थान के निदेशक भी हैं और इतिहास के बहुत गंभीर अध्येता और ज्ञानी हैं। आज का आधा एपिसोड इन्हीं के दम से हो पाएगा। मैं तो कुछ पिछली सी बातें कह पाऊंगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात कह रही हैं, और हम तो यही देखते हैं कि ये सब चीजें लगातार बढ़े। और चलिए दीदी, बिना और समय लगाए शुरुआत करते हैं। तो आज का विषय पहले आप रखिए दीदी, और उसके बाद में फिर विवेक जी के साथ में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर कुसुमलता केडिया तो जी। पिछली बार अपने लोग इस पुस्तक पर थे, रोमिला थापर की इस पुस्तक के पेज 172 पर अपने लोगों का समय समाप्त हो गया था। तो पेज 175 से ही मैं शुरू कर रही हूँ। और पिछली बार जो चर्चा किए कि कैसे 2 एपिसोड में जो चर्चा किए कि कैसे एक अकेली किताब भी 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों को और 20वीं शताब्दी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को गजना के महमूद पर लिखी हुई नहीं मिली, पहली बात। दूसरी बात, गजना के महमूद पर एक भी किताब इस 900 साल में
900 साल छोड़िए, कंटेम्प्ररी समय में नहीं लिखी गई, 200-250-300 साल में गजना के महमूद पर नहीं लिखी गई, क्योंकि गजना का महमूद समकालीन अपने मियाँ भाइयों के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि उसने न तो कोई आक्रमण किया था, न कोई सोमनाथ का विध्वंस किया था। इसलिए किताबें बहुत हैं, लेकिन गजना के महमूद पर नहीं है। और जो बाद में लिखी हुई पुस्तकें हैं, उनमें भी सोमनाथ के विध्वंस की चर्चा नहीं है, सोमनाथ पर आक्रमण की चर्चा नहीं है। जो गजना का महमूद 1025-26 तक ये लोग बताते हैं आता रहा, उसके 100-200-250 साल तक। तो बाद में जो लिखा गया वो चंडू खाने की गप है। और रोमिला थापर बता रही हैं किस प्रकार 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने ये काम शुरू किया। और जो पहला काम इनका था, ये था किस्सा मंगरोली शाह, और इसका कलेक्शन किया था किसी वॉटसन ने, और ये चर्चा पेज 147 से हम लोगों ने शुरू की थी। तो अब पेज 175 पर हम आ गए, और पेज 175 ये है कि एलन बरो नाम का इनका एक गवर्नर जनरल है। इनका किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। वो 1842 में एक प्रोक्लेमेशन करता है कि साहब हम सोमनाथ का दरवाजा लाएंगे। अरे नालायक, सोमनाथ का दरवाजा गया होगा तब तो तू लाएगा। तो इसी का विस्तार हम दे रहे हैं। संदर्भ और साक्ष्य किसका है? रोमिला थापर। इस तरह के लेखन की कम्युनिस्ट सबसे प्रमुख, अगर मॉडर्न यूरोपियन भाषा में कहे तो सबसे प्रमुख विच। कौन? रोमिला थापर। वहां विच आजकल बड़ा फैशनेबल और रेस्पेक्टेबल टर्म बन चुका है। तो पेज 175 पर है कि एलन बरोज proclamation addressed to the chiefs and princes of northern and western India speaks of the insult of 800 years finally being avenged। यानी 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी एक कथा शुरू कर रही है कि साहब 800 साल तक कोई गुलामी थी, कोई आप लोगों का कोई अपमान था, उसको हम अवेंज कर रहे हैं। However, there was little reaction from the princes and still less from the Hindus। अब फिर एक इसी में कहानी कह रहे हैं 175 पर। A request had been made in 1845 by some Afghan merchants that since the Hindus did not want the gates, this should be returned to Ghazni। न दरवाजा गया न दरवाजा आया, चंडू खाने की गप गोल गोल घूम रही है। As the income of Ghazni has declined and gates and mausoleum being a major attraction for pilgrims। अब फिर क्या आ रहा है कि ये कह रहे हैं पेज 176 पर कि एलन बरो ने ये दरवाजे का जो पूरा मामला शुरू किया, ये किया हिंदू मुस्लिम डिवाइड के लिए। That would further divide Hindus from Muslims, and that might make Hindus more loyal and eager to join the British Indian Army। यानी एक कथा मैन्युफैक्चर की गई हिंदुओं के सहयोग को लेने के लिए अंग्रेजों के द्वारा। But Hindus were unimpressed and did not react। इसके बाद ये मामला चला इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में कि क्या जरूरत था दरवाजा लाने का, दरवाजा लाने का नहीं जरूरत था। तब एलन बरो ने एक इंडियन स्टेट के इंडियन प्रिंस को चिट्ठी लिखा कि भाई मैंने सुना है कि महाराजा रणजीत सिंह लाना चाहते थे दरवाजा, लेकिन ला नहीं पाए, हम ले आए हैं, तो इसका कुछ तो आदर सत्कार हो। तो शायद सिरोही के राजा है या कहाँ के। तो वो कह रहे हैं साहब जो किसी मरे हुए आदमी के से जुड़ गया मामला,
उसकी हमको कोई पवित्रता नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। कल मुझे एक कहानी सुनाया एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति ने यूट्यूब में, प्रोफेसर कपिल कपूर दिल्ली वालों का एक भाषण सुनाकर। क्या भाषण? कि साहब महाराजा रणजीत सिंह गेट लाए थे। यहाँ एलन बरो कह रहा है गेट हम लाएंगे क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह नहीं ला पाए। 21वीं शताब्दी में प्रोफेसर कपिल कपूर दिल्ली में बता रहे हैं जी महाराजा रणजीत सिंह दरवाजा ले आए, और चूंकि महाराजा रणजीत सिंह के समय अभी सोमनाथ में दरवाजा लगाने की स्थिति नहीं थी, तो वो दरवाजा रख दिया गया है अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में, कोई दर्शनी ड्योढ़ी है वहां। एक तीसरा वर्जन मैंने कहीं पढ़ा था कि ये दरवाजा तो राजपूतों ने, जहां तक मेरा ध्यान आ रहा है, महाराजा जय सिंह की, महाराजा जसवंत सिंह, कौन लाया वो दरवाजा जब वो लोग वहां अफगान औरंगजेब के समय गए थे वहां पर, और वहां से दरवाजा लाए और लाकर कोई चित्तौड़ बताता है, कोई ये जयपुर वाला, ये जो जगह है जयपुर के पास आमेर में रखा गया। यानी एक से बढ़ के एक गप चलती रही। अब 1951 आएगा जब अफगानी 33 लाख इकट्ठे होकर कहेंगे हम दरवाजा नहीं देंगे। अभी आ रहा है। By the late पेज संख्या 176, by the late 19th century the gates had become an established fact। माने जो कोई भी भारतीयों ने चर्चा की नहीं, टर्को पर्शियन, या कोई इसको अरेबिक कह देता है, कोई ये टर्को पर्शियन कहती है, वो 100, 200, 300 साल तक किसी महमूद के सोमनाथ रेड या विध्वंस की चर्चा नहीं करते हैं। रोमिला थापर कहती है कि कहीं भी सोमनाथ के दरवाजे की चर्चा नहीं है। अब by the late 19th century the gates had become an established fact। A fabrication has been created in English circle, British circle। ध्यान दीजिए, क्यों? 1931 में ये जब है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा है महमूद निजाम, तो इसको कोई संदर्भ 1931 तक नहीं मिलता है, यानी 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। और रोमिला थापर क्या कह रही है कि साहब 19वीं शताब्दी में एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। यानी कम्युनिस्ट लेखिका जो कह रही है वो 20वीं शताब्दी में ये कह रहा है हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, कोई भी कंटेम्पररी सोर्स नहीं है। द तारीखे सोरथ ऑफ रणछोड़ जी अमर जी written in 1825 refers briefly to Mahmud's raid and gives some information on the fate of temple from the 18th century. It was translated from the original Persian into English and edited and published by some J. Burgess in 1882. The publication included a note added by the editor to say that Mahmud carried off the gates of Somnath temple। तो ये जो प्रसंग मैंने पढ़ के सुनाया, इसका प्रयोजन ये है, कहाँ बिना क्या कहते हैं न हींग न फिटकरी न हल्दी और रंग चोखा हो जाए, कुछ नहीं है कहीं। और एक कथा शुरू हो गई। राई से पहाड़ ये नहीं बना रहे, ये हवा में से चीज खड़ी कर रहे हैं। कौन? 1920th century ब्रिटिश एफर्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री राइटिंग, मैंने कहा एफर्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री राइटिंग, एंड लेटर बाय कम्युनिस्ट ट्राइंग टू क्रिएट हिस्ट्री विच इज नॉट हिस्ट्री। अब इसमें एक और कथा है कि मोनियर विलियम्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया और उसमें सोम तीर्थ की चर्चा की, और उसमें सोमनाथ मंदिर के दरवाजे की बात की।
पेज 177. The notoriety of the gates had made Somnath into an item of popular interest in Britain. ये लोग जो लेखन कर रहे हैं वो ब्रिटिश ऑडियंस के लिए लेखन कर रहे हैं, भारतीय ऑडियंस के लिए नहीं, क्योंकि भारतीय ऑडियंस को तो अपनी सच्चाई पता है। लेकिन 1947 के बाद जो लेखन, जो गप अनइन्फॉर्म्ड ब्रिटिश ऑडियंस को सुनाई गई, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट के रूप में कम्युनिस्टों के द्वारा और उनसे मुग्ध देशभक्त हिंदुओं के द्वारा एस्टैब्लिश्ड इतिहास मान लिया गया। अब पेज 178 पर कह रहा है कि ये जो गेट है ये शायद मंदिर का नहीं है, ये किले का है। फिर कोई कह रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह को सोमनाथ में रुचि नहीं थी, जगन्नाथ में रुचि थी, शायद ये जगन्नाथ का गेट है। तो दूसरा कह रहा है कि साहब ये जो गजना वाला महमूद है ये तो जगन्नाथ गया नहीं। देख रहे हैं किस तरह का कूड़ेदान से ये इतिहास बनाने का कोशिश कर रहे हैं। Page 178. One wonders whether this letter was factual or hearsay, as it does not seem unlikely that the two temples, Somnath and Jagannath, being so different, would have been confused. मन्नत वाली कहानी हम शायद पिछली बार सुना चुके हैं। It was argued that no historian mentions the gates in the various accounts of Mahmud's raids, therefore the gates could only be an invention from hearsay to myth. ये रोमिला थापर 2004 में कह रही है। फिर भी कपिल कपूर सोमनाथ के दरवाजे को अमृतसर में खड़ा कर रहे हैं, ऐसा उनके एक महान प्रशंसक ने मुझे बताया। Among the historians frequently quoted that at the time was फरिश्ता। फरिश्ता कौन है? 17वीं शताब्दी में। But even he does not mention any gate. अब थोड़ा सा 180 में मैंने कहा जो राजा एलन बरो ने एक प्रिंस को चिट्ठी लिखा था वो राजा ऑफ सतारा है, मैंने गलती से सिरोही कह दिया था। और ये एलन बरो का जो चिट्ठी लिखा हुआ ये ब्रिटिश जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहां कोट किया गया। अब पेज 181। अब इसमें वर्णन ये आ रहा है कि साहब को ये गेट आया जो आगरा के किले में रख दिया गया, जैसे कि यूरोप में होता है कि, और ये बुद्ध धर्म में भी बहुत हुआ है कि वो जो सलीब है जिस पर क्राइस्ट को टांगा गया, क्राइस्ट हुआ ही नहीं, उसके इतने सलीब है यूरोप में कि 200-400 टन लकड़ी उन सलीबों से निकल आएगी। मेरी के ब्रेस्ट से दूध निकलता है, 1000 लीटर दूध जगह जगह रखा गया है। उसी प्रकार से पता नहीं कितने गेट इन्होंने बना दिए। सो ये कह रहा है कि जो एलन बरो गेट लाया, चूंकि कोई भारतीय रुचि नहीं लिया, so they were placed in the store rooms of the fort at Agra. The attempt became the butt of joke. 1842, 1850, 1860 में जो मजाक है वो 21वीं और 20वीं सदी के भारत में एस्टैब्लिश्ड हिस्टोरिकल ट्रुथ की तरह माना जा रहा। अब जो सबसे मजेदार है वो रोमिला थापर पेज 181 पर कहती है, A postscript to the episode of the gates is rather curious. In 1951, a broadcast from Peshawar stated that local tribesmen from Quetta to Chitral, numbering 33 lakh, decided to prevent the Afghan government
from returning the gates of the Somnath temple to India, which they claim had been carried away by Mahmud as a mark of victory by Islam. और यहाँ पर अभी आएंगे विवेक जी, जो इस पूरे फार्स का विनोदी जी। पक्ष सामने रखेंगे. The government of India objected to this news item as being irresponsible, and Jawaharlal Nehru, in a letter to the Prime Minister of Pakistan, stated. अब फिर कमाल की बात देखिए, 1951 में अफगानिस्तान में 33 लाख कबायली कह रहे हैं हम दरवाजा नहीं भेजेंगे. दरवाजा कोई है क्या तुम्हारे पास? पहले वर्णन आया है कि सब जल गया है, 2 मीनार बताता है गजनी नाम की कोई जगह. आई हैव माई डाउट कोई मीनार है कि नहीं. 1842 में एलन बरो भी दरवाजा ले आया है, महाराजा रणजीत सिंह भी दरवाजा ले आए हैं, राजस्थान के राणा लोग या कौन कौन राजा लोग भी दरवाजा ले आए हैं. और 1951 में अफगानी कबायली कह रहे हैं हम दरवाजा नहीं लेंगे, दरवाजा नहीं देंगे. और तब जवाहरलाल नेहरू अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान को चिट्ठी लिख रहे हैं जो भाई. और ये जो जवाहरलाल नेहरू की ये चिट्ठी है, ये कोट कर रहे हैं सर्वपल्ली गोपाल, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वॉल्यूम 16, पेज 606 पर. क्या? The story of the gates of Somnath temple being brought back to India from Afghanistan is completely false. 1951 में जवाहरलाल नेहरू, and there is not an atom of truth in it. अब देखिए ये लेटर कितना स्टूपिड है. अफगानी कबायली कह रहा है 33 लाख इकट्ठा होके हम दरवाजा जाने नहीं देंगे, यानी दरवाजा कहाँ है? गजनी में है. जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं? भारत में कोई दरवाजा नहीं आया. अरे वो तो अफगानी भी कह रहा है कोई दरवाजा नहीं आया, दरवाजा हमारे पास. This has been publicly denied. Why are you denying? They are saying कि दरवाजा उनके पास है. So what are you denying? In fact, nobody knows, Jawaharlal Nehru, if there are any such gates anywhere, and nothing of the kind is being sent from Afghanistan to India. तो इस प्रकार जैसे बोलते हैं ना, बतकही को इतिहास में ढाल देना ये यूरोपियंस का काम है, क्योंकि स्कॉलरशिप उनका न तो स्वभाव है, न परंपरा है, न प्रयोजन है. एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा उनके यहाँ स्कॉलरशिप कहा जाता है और इतिहास कहा जाता है. फिर भी ये दुष्टा लिख रही है, द मिस्ट्री ऑफ द गेट्स इट वुड सीम रिमेन्स इन द शैडो. फिर कुल कथा कहने के बाद द मिस्ट्री ऑफ द गेट्स, यानी कोई गेट है जो गया जो आया, सारी कथा लिखने के बाद कह रही है. तो ये सब डिनाई करके भी मूल कथा को कहीं न कहीं किसी उपाय से चलाएंगे. अब हम बहुत कुछ छोड़ दे रहे हैं. अब केवल हम एक चीज ले रहे हैं और पेज 196, अगेन रोमिला थापर. There are no textual references to any attack on the temple until the end of the 13th century. रोमिला थापर, 11वीं शताब्दी के शुरुआत में तुम सोमनाथ का विध्वंस बताते हो, और 13वीं शताब्दी के अंत तक, 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी के अंत तक रोमिला थापर बता रही है. ये मैंने रोमिला थापर का सहारा इसलिए लिया
कि अगर मैं इसका सब विस्तार पढ़ती तो 5-6 एपिसोड लग जाता। मूल यहीं से है, लेकिन हम रोमिला थापर के सहारे से कह रहे हैं, देयर आर नो टेक्सचुअल रेफरेंसेस टू एनी अटैक ऑन द टेम्पल अंटिल द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी। यानी 300 साल तक, 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी तक, और मैंने छाटा है उसके आगे तक, एक सिंगल अरबिक टर्को पर्शियन संदर्भ नहीं है सोमनाथ पर आक्रमण या उसके विध्वंस का। पेज 196 और लाइन ये है लाल वाली, ये वाली लाइन यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, जिससे जो लोग चाहे खोल के देख। इसमें ये बाद में जो आ रहा है सच है कि जो हजारों लाखों मंदिर जो भारत में तोड़े गए, वो यहीं पर रहकर अलग अलग क्षेत्रों में प्रभावित हुए वे मुसलमान लोग, यहाँ रोमिला थापर कह रही है खलजी ने तोड़ा, फिर लिंगम की स्थापना हुई वगैरह वगैरह। लेकिन मोटा जो बात मैंने कहने का प्रयास किया वो ये कि ये जो हजारों साल की गुलामी वाला जो पूरा मामला है, ये साफ हो जाता है अगर अलेक्जेंडर गायब हो जाता है, जो कि गायब है, क्योंकि अलेक्जेंडर के ऊपर उसका समकालीन लिखा हुआ एक लाइन नहीं मिलता है। जो मिलता है 400 साल बाद, 500 साल बाद, 600 साल बाद, ग्रीक राइटर्स के द्वारा नहीं, रोमन लोगों का, और रोमन लोगों का लिखा हुआ भी एक पुस्तक उपलब्ध नहीं है। उसकी चर्चा है, चर्चा झूठी है कि सच्ची है नहीं पता। तो अलेक्जेंडर के गायब होते ही हजारों साल गायब हो जाता है। गजना के महमूद के गायब होते ही 1000 साल गायब हो जाता है। और ये जो पूरा का पूरा झूठ भारत में चल रहा है, एक मिनट एक लाइन हम पढ़ के सुना देते हैं। ये 1849 में छपी हुई पुस्तक, इसमें रोमन 8 यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, ये वाला हिस्सा रोमन 8 शुरू का पैराग्राफ का, पहले पैराग्राफ का। The Arab occupation of Sindh was but temporary. It was the precursor, not the commencement of Musalman rule in India. ये कासिम को कह रहा है, कासिम का भी किसी दिन सुना देंगे। इन्हीं लोगों के आधार पर कोई 200-300 साल तक कोई रेफरेंस नहीं, बाद में सुना देंगे। एनीवे, द अरब ऑक्यूपेशन, कॉन्क्वेस्ट नहीं कह रहा है, द अरब ऑक्यूपेशन, जो कि झूठ है। The Arab occupation of Sindh was but temporary. It was the precursor, not the commencement of Musalman rule in India. On the retreat of the Arabs, the government of the country reverted to native princes, remained practically independent until its absorption into the empire during the reign of 1592. 1849 में इलियट एंड डाउसन कह रहा है कि अकबर में जुड़ने के पहले 1592 यानी 16वीं शताब्दी समाप्त तक भारत प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट है। और एक पुस्तक जो मेरे हाथ में नहीं है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पब्लिकेशन है, अभी 2010 का या 12 का, रीडिंग्स इन 18th सेंचुरी, ये कहता है 17वीं शताब्दी, यानी कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, क्योंकि 1707 में तो औरंगजेब मर जाता है 18वीं के बिगनिंग में। तो ये 100 साल में पैचवर्क है, ये फैला हुआ नहीं है। एग्जैक्ट लाइन में पढ़ के अभी नहीं सुना पा रही हूँ। तो ये गजना के सोमनाथ का प्रसंग सुनाने का जो मेरा चर्चा था, कि किसी भी घटना को बताने के लिए आपके पास कंटेम्पररी लिटरेरी सोर्सेज होने चाहिए, जो अभी मैंने रोमिला थापर का कहा 300 साल तक। तो 300 साल के बाद वालों को
वो क्या कहते हैं, कालीन वालीन पर बैठ के कोई आया बताने के लिए, यानी गप। और फिर हमने ये जिसने पूरी कथा रची 1849 पैरा 1596 तक, भारत भारतीयों के हाथ में यानी हिंदुओं के हाथ में है भाई। अब केवल 17वीं को मुस्लिम कह रहे हो तो भाई देशभक्त हिंदुओं, ये संसार में कहीं नहीं सुना गया है कि अपने मुंह पर, अपने बाप दादा के मुंह पर, अपने पूर्वजों के मुंह पर गाली बको, कालिख पोतो, ऐसा हीनतम समाज नहीं करता है। तुम तो स्वाभिमानी पूर्वजों के शायद स्वाभिमानी देशभक्त श्रेष्ठ वंशज हो, तो इस झूठ को ना कहो। एक बात, अब ये हम जी टेक्सचुअल थ्योरी सब खत्म बंद करके अब हम आ रहे हैं, जो कि केवल मैं विवेक जी, इंट्रोड्यूस करूंगी, सारा विस्तार विवेक जी देंगे। वो ये सरकमस्टेंशियल एविडेंस, एग्जैक्टली। यानी कि सरकमस्टांसेस क्या ऐसी कोई घटना दिखा रहे हैं। तो गजना कहाँ है? गजना है अफगानिस्तान में, काबुल और कंदहार के बीच में। मुझे याद नहीं, काबुल काबुल शायद ऊपर है, कंदहार शायद नीचे है। क्यों विवेक जी? कल मैंने नक्शे में खोजा था, गजना काबुल के से ऊपर ऊपर है, काबुल ऊपर से ऊपर ऊपर, और इराक से नीचे। हाँ। और काबुल से कंदहार, ऊपर और इराक से नीचे, उत्तरी अफगानिस्तान में है वो। और कंदहार, कंधार दक्षिणी अफगानिस्तान में है, हाँ, बलूचिस्तान कंदहार का बॉर्डर दक्षिण, बना था। कंदहार दक्षिण में है। कंदहार के ऊपर गजना हमने नक्शे में देखा, और गजना कंधार के के ऊपर ऊपर काबुल गजना, देखा। और हाँ, काबुल बीच में है। अच्छा, काबुल बीच, ठीक है। मुझे याद आ रहा है कि नक्शे में मैंने देखा काबुल गजना के ऊपर। एक बार जरा चेक कीजिए, मैंने कल ही देखा था, नहीं शायद नहीं नहीं, काबुल गलत हो नीचे है, सकता है। गजना ऊपर है। ठीक है। तो ये बात 11वीं सेंचुरी के बिगिनिंग में, क्या गजना भारत के लिए विदेश है कि स्वदेश है? अफगानिस्तान क्या विदेश है कि स्वदेश है? अल बरूनी, नाजिम नाजिम कह रहा है कि ये अल बरूनी गजना के महमूद के बारे में तो कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में गजना में हिंदू राजाओं के शासन के बारे में कह रहा है। कई जगह ब्राह्मण शाही है, मैंने ब्राह्मण शाही बोला तो लोगों ने कहा क्षत्रिय है। बात ठीक ही है, राजा तो क्षत्रिय होता है, अब ब्राह्मण क्षत्रिय के झंझट में नहीं है। आनंद पाल जयपाल विस्तार से बता देंगे विवेक। जी तो जी 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 10वीं शताब्दी से लेकर महाराजा रणजीत सिंह 19वीं सेंचुरी तक अफगानिस्तान भारत है, पॉलिटिकल भारत एग्जैक्टली, है, कल्चरल ठीक भारत बात। नहीं है। तब हम्म, से महाभारत में संदर्भ है गांधारी का। तो गजनी का व्यक्ति दुष्ट है, अनाचारी है, पापी है, इसलिए कि वो मियाँ है। आप कहना चाहे तो कहने को स्वाधीन है, उसके कुकर्म अगर ऐसे हैं तो। लेकिन गजना विदेश नहीं है। एक, अब गजना से गुजरात तक का आक्रमण, तो अगर ऐसा कुछ है कि गजना का जो ये महमूद है, जो मुसलमान है, ये हिंदुओं का एनिमी है, जो कि है, तो गजना से गुजरात तक आने का ये जो पूरा क्षेत्र है, ये एनिमी टेरिटरी। एनिमी टेरिटरी में आपको सप्लाई नहीं है। जैसे हम्म, बांग्लादेश में दिल्ली से ट्रेन में बैठ के होम टेरिटरी से सेना, रसद, हथियार जा रहा है बांग्लादेश में। तो भारत में सीमाओं पर जब सेना, सामान, हथियार जा रहा है, तो ये सारा मूवमेंट होम टेरिटरी में है, एनिमी टेरिटरी में नहीं है। और आप क्या बता रहे हैं कि 17 बार साहब वो
एनिमी टेरिटरी में आ जा रहा है। मक्खन में चाकू चल रहा है क्या? फिर आप ये बता रहे हैं कि आना जाना 3-4 महीने में सलट जा रहा, आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं हर 4 महीने में। तो जहां से आ रहे हैं वो टोपोग्राफी में पहाड़ है, नदी है, जो विस्तार से विवेक जी बताएंगे रास्तों के बारे में। रेगिस्तान है, ठंडा, हमको तो गर्म रेगिस्तान पता था, विवेक जी ने मुझे बताया ठंडा रेगिस्तान है। जीप नहीं है, ट्रक नहीं है, ट्रेन नहीं है, आने जाने का साधन क्या है? घोड़ा है, हाथी है, खच्चर है, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है। और सब हर टेरेन पे नहीं चल रहा है, और आपको डोमेस्टिक कोई सप्लाई नहीं हो रहा है। आपको ये सब एनिमी टेरिटरी में खरीदना है, बदलना है। गजना का आदमी इस पूरे टेरेन में इतने लोगों का खाना पीना हथियार लेके आ सकता है क्या? फिर जंजीर लेके 200 मन का घंटा, सोमनाथ का दरवाजा, अरे 10 फीट चौड़ा होगा, 10, 15, 18, 20 फीट कोई ऊंचा होगा, कोई दरवाजा होगा। तो वो पहाड़ों की पतली पतली पगडंडियों पर हाथी तो नहीं चढ़ के जाएगा, ऊंट भी नहीं जाएगा, घोड़ा भी नहीं जाएगा। तो बकरी के पीठ पर बांधोगे कि खच्चर के पीठ पर बांधोगे? चलिए। कोना गला के टुकड़ा टुकड़ा ले जाओगे कि खच्चर जी के पीठ जी। पर जंजीर ले जाओगे? उसके ट्विस्ट एंड टर्न कैसे करोगे? फिर कहते हैं जी 1 लाख लोगों को बंदी बना के ले गए। गजना की आबादी कितनी थी भाई? आबादी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कारण 100 साल के अंदर घूरी वाले ने दियासलाई लगा दिया। लेकिन जो वहां की ज्योग्राफिकल भौगोलिक कंडीशन है, कितना पानी है और कितना फूड सप्लाई है, उससे कैलकुलेशन हो जाएगा। विवेक जी उसके एक्सपर्ट हैं कि कितने आदमी वहां होंगे। तो ये 1 लाख जिनको खरीद रहे हैं, ये आप उनके होम टेरिटरी से ले जा रहे हैं। तो यस। हम इतना कहकर रोक रहे हैं। अब जी। विवेक जी को इसका पूरा विस्तार आप कृपया बताएं। विवेक जी, तो ये जो बात हुई है कि बकरी जा रही है, बकरे जा रहे हैं, भेड़ है, ऊंट है, अब बकरी को तो ये वैसे नहीं छोड़ते हैं और बकरे को ये वैसे नहीं छोड़ते हैं। अब दोनों वैसों को ही हमारी जनता जो है वो समझ लेगी कि कैसे नहीं छोड़ते हैं। और दूसरी बात, जो उड़ने वाले घोड़े तो होते तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाता है मामला। और उड़ने वाला कालीन हमने जरूर सुना है कि एक अली बाबा का, अली बाबा वाला बोतल भी हुआ करती थी, उसमें से जिन्न निकलता था। तो इन्होंने कोई बोतल में कैद करके, मतलब दरवाजा उसको पिघला के बोतल में कैद कर दिया और फिर जिन्न निकला, फिर उसने जिन्न ने ही है ना दरवाजा निकाल दिया और दरवाजा बड़ा हो गया। तो मतलब कुछ तो ऐसा कुछ हुआ होगा ना इस तरीके का, लेकिन इसके ये भी लिखा हुआ नहीं है। अलिफ लैला बन गया, सीरियल बन गया, ये सब तो बन गया। तो थोड़ा बताइए, आपने कहीं पढ़ा हो या फिर ऐसी कोई चीज हो, तो आप इसके पूरे एक्सपर्ट हैं। जी विवेक जी। चिड़िया भी है जो हाथी लेके उड़ जाती है, फिर उतार देती है। विवेक देखिए जी। देखिए दीदी ने पूरा जो एनालिसिस किया है, जो विश्लेषण किया है, वो रोमिला थापर की किताब पर किया है। रोमिला थापर को शायद मैं ठीक ठाक ढंग से पढ़ा हूँ, और मेरा विषय है वो महिला, क्योंकि एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर वो बड़ी यूनिक है। उनके विषय अलग अलग होते हैं, वो क्या बोलती है उसके प्राइमरी सोर्सेज उनको खुद को पता नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या है उस महिला के साथ। लेकिन हम लोग जो है हिस्ट्री को ज्योग्राफी के रेफरेंस से जोड़ देते हैं, तो सारे लेकुनास बाहर आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपने कहा कि बकरी बकरा, तो यार बकरी को तो एक तबरी के एक एनालिसिस है। तबरी एक सही है इस्लामिक हिस्ट्री में। जब कभी हदीसों का रेफरेंस दिया जाता है तो सही से दिया जाता है। तो सही में तबरी की सही है, और तबरी की सही वन ऑफ द ओल्डेस्ट सही कहा जाता है उसको। शरिया, तबरी का शरिया ओल्डेस्ट शरिया है। इसमें तबरी के उसको एनालिसिस करते हुए, विश्लेषित करते हुए अमीर हम्बल ने, जो कि बहुत बड़े मौलवी हुए और उलमा हुए, उन्होंने लिखा कि बकरी तो उम्मुल मोमिनीन है, यानी मुसलमानों की जितने मोमिन है उनकी माँ है बकरी। तो अब अरे इसके वाह। क्या क्या मायने निकाले जा सकते हैं, आप शायद हम सोच भी नहीं सकते।
उम्मुल मोमिनीन कहा गया है उसको। तो इसलिए हम लोग इस विषय को ना पकड़े वही अच्छा है, हम लोग गजना पर ही टिके रहे। देखिए गजनी जो है ठीक है। वो एक ऐसा स्थान है जो उत्तरी अफगानिस्तान में है, और आज तक सबसे अफगानिस्तान के सबसे अशांत क्षेत्रों में से एक है। बॉर्डर का सीमावर्ती इलाका है, ईरान पास में पड़ता है। ईरान की सीमा के अंदर एक तरफ निशापुर है, दूसरी तरफ गजनी है। गजनी के उत्तर में अंग्रेजों ने लिखा है कि गजनी के उत्तर में एक शहर है हेरात, जो मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व से भारत में प्रवेश का द्वार या चाबी है। अभी 96-97 की बात है, 96-97 की बात है, जब बामियान बुद्धा को तोड़ा गया था इन लोगों के द्वारा, तालिबानियों द्वारा। जब मुल्ला उमर उनका हेड हुआ करता था, तो उन्होंने हेरात में भी तोड़ फोड़ करी, और हेरात का एक म्यूजियम पूरा तोड़ डाला, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का म्यूजियम था, और जिसको मेंटेन करने का काम जो था वो सिस्तान मतलब ईरान के हिस्से के कुछ इंटेलेक्चुअल्स कर रहे थे, विद्वान कर रहे थे। उसमें एक बाल कृष्ण की, लड्डू गोपाल की मूर्ति थी, जो नाचती हुई पत्थर की मूर्ति है। बाल लड्डू गोपाल खड़े हुए नाच रहे हैं, और ऐसी मूर्ति भारत, पूरे भारतवर्ष में, अफगानिस्तान भारत से बाहर नहीं है। वर्तमान में हम जिसको भारत कहते हैं वो भारत है, लेकिन पूरा भारतवर्ष जो है उसमें 8 देश है। उस पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी नाचते हुए लड्डू गोपाल नजर नहीं आते। न नीचे की तरफ हम चले जाए तो हिंद महासागरीय द्वीपीय देशों में, जहां पर भारतीय संस्कृति का व्याप बहुत बड़ा रहा, वहां पर भी नहीं मिलता। अकेली एक मूर्ति थी जिसको तालिबानियों ने तोड़ डाला, और वो 19वीं शताब्दी में टूटी, 20वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में टूटी। अगर वो मूर्ति, और गजना के महमूद का शासन है, उसने पूरे खुरासान सिस्तान को जीता और फातिमिद शियाओं को हराया, इसीलिए तो उसको सुल्तान की उपाधि अब्बासी बगदाद के खलीफा ने उसको दी थी, और उसको सुल्तान की उपाधि देकर के उसको कपड़े भेजे थे, जिसको खिल्लत कहते हैं। ऑन रिकॉर्ड माना जाता है ऐसा। अगर ऐसा था तो फिर उसने वो कृष्ण, बाल कृष्ण की मूर्ति क्यों नहीं तोड़ी, जो उसके समय से कम से कम 1000 साल पुरानी थी? सोमनाथ ही दिखा था क्या उसको यहाँ पर आकर तोड़ने? प्रश्न तो है। दूसरा हिस्सा इसका ऐसा है कि महमूद पूरे अफगानिस्तान में जिन लोगों से लड़ रहा है वो लोग कौन है? महमूद को उतबी लिखता है वो शमनी है। मुसलमान तो हो गया है पर शमनी है। शमनी का मतलब होता है बौद्ध, शाक्य मुनि का शिष्य शमनी। उसका बाप शमनी, उसका दादा शमनी, उसके बाप का नाम सुबुक्तगिन, उसके दादा का नाम अलिप्तगिन। अलिप्तगिन को गुलाम बनाता है वहां का राजा, मुस्लिम राजा, जो तुर्क में मुसलमान हो गए हैं, मंगोल जो मुसलमान हो गए, वो उसको गुलाम बनाता है। अब आप देखिए उस पूरे के पूरे हिस्से में इस्लाम का प्रसार हो रहा है, और सारे राजा जो है वो अपर सियाब को लिख रहे हैं। अपर सियाब कौन है? जोरास्ट्रियन राजा। भले ही तो फिरदौसी लिख रहा हो, भले उतबी लिख रहा हो, भले अलबरूनी लिख रहा हो, अफर सियाब को देखते हैं। और हर एक तुर्क जो आता है, भारत में जितने तुर्कों ने शासन किया है, 1001 में गजनी भारत में आने लगता है, गजनवी, और 1430 तक जितने तुर्क शासक हुए हैं, पठानों के आने तक, लोदियों के आने तक, हर एक व्यक्ति खुद को कहता है मैं इलबारी तुर्क और अफर सियाब का वंशज हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी लोग मूलतः उस खुरासान क्षेत्र के रहने वाले हैं, जहां पर अफर सियाब का वंश शासन है, जो जोरास्ट्रियन है, जैन व्यवस्था को मानता है, जो मूलतः भारतीय मूल का है। वो आर्य है, आर्य सिद्धांत को मानने वाला है, जो सनातन के सिद्धांतों को मानते हैं, अग्नि पूजक है, स्वीकार करते हैं, स्वयं लिख देते हैं। इसमें घुमाने की बात ही नहीं है, अस्वीकारिता की कोई बात नहीं है। और इस विषय को बहुत स्पष्टीकरण के साथ हर लेखक ने लिखा है उस इलाके के। भले ही किसी भी लेखक को उठा करके देख लो, बाबर ने भी लिखा है कई जगह पर। और
अकबर तक, बाबर खुद काबुल में नौरोज का आयोजन करता है, अकबर भी नौरोज का आयोजन करता है, शाहजहां भी नौरोज का आयोजन करता है। पहली बार भारत में इस्लाम की कट्टरता का हमको जो आक्षेप देखना पड़ा, सांस्कृतिक आक्षेप, दूसरे तोड़ फोड़ के आक्षेप एक तरफ रख देते हैं, सांस्कृतिक आक्षेप वो हमको औरंगजेब के समय में देखना पड़ता है, जब औरंगजेब अपने कोर्ट में किसी तरीके के दूसरे त्योहार मनाने पर प्रतिबंध लगा देता है और दूसरी चीजों को रोकने का प्रयास करता है, और फिर भारत में इस्लामिक शासन को स्थापित करने के लिए 500 लोगों के एक दल का गठन करता है, जो अरब से, जो फारस से, जो अफगानिस्तान से, जो तुर्कमेनिस्तान से, इन इलाकों से बुलाए जाते हैं और वो लिखते हैं फतवाए आलमगीरी। 29 जिल्द हैं उसके, और 29 जिल्द में पहली बार भारत में इस्लामिक शासन कैसे किया जाए उसको लिखा गया। उससे पहले एक आदमी मीर हमदान जो कश्मीर में हुआ, उसने इस्लामिक शासन या इस्लामिक शरिया के 20 बिंदु लिखे थे, वही 20 बिंदु इन 29 जिल्द में एलोबरेटेड है। ये तो क्लियर हो गया हमारे सामने बिल्कुल। अब हम ज्योग्राफी पर चलते हैं, क्योंकि इससे समझ में आता है कि क्या हो रहा है वहां पर। दरअसल में गजनी जिस स्थान पर है, उस स्थान से जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो उत्तरी अफगानिस्तान है उसको कंधार से अलग करने वाली एक नदी है जिसका नाम है हेलमंड, इसको हरिरुद्र भी कहते हैं, जो हिंदू राज पर्वतमाला से निकल रही है, जो चीन और अफगानिस्तान की सीमा बनाती है। वहां से निकलती है और पश्चिम की तरफ बहती है, पूर्व से निकलती है, पश्चिम की तरफ बहती है और आगे जाकर के नीचे उतर करके पाकिस्तान और ईरान की सीमा से बहती हुई अरब सागर में। ये नदी डिवाइड करती, विभाजित करती है कंधार और गजनी के क्षेत्र को। गजनी के क्षेत्र को मेस कहते हैं क्योंकि वहां पर बहुत खाने हैं। मेस दारी भाषा में या अफगानी भाषा में खान को कहते हैं, खदान को, जहां से निकाला जाता है सामान। देखिए पूरे अफगानिस्तान में कई गांवों के नाम है जिनके आगे मेस लगता है, मेस लगता है, जैसे में से आइनक, में से जफर, में से तराल, में से कुनक, ये गांव है। अफगानिस्तान किसी जमाने में भारत में स्वर्ण और बहुमूल्य पत्थरों का मुख्य स्रोत रहा। बामियान स्वयं एक ऐसा केंद्र था जहां पर बौद्ध मूर्तियां इसलिए बनी क्योंकि व्यवसायी बौद्ध थे और वो वहां पर खुदाई कर रहे थे, अंदर से धातुएं निकाल रहे थे, तांबा निकल रहा था, सोना निकल रहा था और काम कर रहे थे। मैसे आइनक जो गांव है वो बामियान के बिल्कुल पास है। इन क्षेत्रों में ये काम हो रहा था और सारे हिंदू या बौद्ध कर रहे थे। बौद्धों को भी हिंदू ही माना जाता था। बौद्धों को बौद्ध कहने की प्रक्रिया जो है अभी हाल ही में 1950 के बाद में शुरू हुई, जब नियो बौद्ध बने इकट्ठे होकर के। अब उनको अम्बेडकर जी को मैं बीच में नहीं लाना चाहता, लेकिन वो केस वैसे ही है। तो बाकी बौद्धों का कोई विभाजन हमारे पास कभी उपलब्ध नहीं हुआ, न कि किसी गौतम ने कहा कि मैं कोई नया धर्म चलाऊंगा। उसने तो कहा धर्म का चक्र प्रवर्तन हो। उसने किसी मत पंथ की बात नहीं करी, कहीं पर नहीं करी। इस कॉन्सेप्ट पर वहां पर वो बौद्धों को भी हिंदू ही मानते हैं और जो लोग वेद को माने उनको भी अवैदिक और वैदिक दोनों ही परंपराओं को वो लोग हिंदू ही मानते हैं। वो लोग इसको विभाजित नहीं कर पाते। स्वयं गजनी का दादा जो है वो शमनी है, तो वो भी बौद्ध है, उसका नाम बदल करके अलिप्त किया गया। उस गजनी को टेरिटोरियल क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पहला तो ये है कि अगर हम आज भी देखें तो अफगानिस्तान में कंधार से लगा करके नूरिस्तान के इलाके में इतना खराब इलाका है जिसमें कि सामान्य आदमी उन पहाड़ों को पार करके जा ही नहीं सकता। बुलबुले की तरह गायब हो जाओगे, आप घूम जाओगे और मरोगे अंदर। क्योंकि मैं उस इलाके से आता हूँ, मैं जिस एरिया में रहता हूँ वो मेवाड़ है। अगर हम इस मेवाड़ में अरावली की पहाड़ियों में किसी को छोड़ दें खुला तो शायद जिंदा लौट करके नहीं आएगा अंदर से। असंभव बात है उसके लिए।
इसीलिए कभी मुगलों ने महाराणा प्रताप के पहाड़ में जाने के बाद उन पर हमले के प्रयास ही नहीं किए। जाते ही नहीं थे पहाड़ों के अंदर, एंटर घुसते ही नहीं थे, मैदान में लड़ लो, नहीं तो ऊपर तो जाने ही नहीं। असंभव स्थिति है। उसमें ये तुर्क इस पठान को लड़के बाहर आएंगे, जो पठान हिंदू है तब तक, पख्तून है, उससे लड़ लेंगे। असंभव बात। गजनी मैदानी इलाका है, कंधार पठारी इलाका है, और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको असलियत में पठानी क्षेत्र कहते हैं, काबुल और काबुल से पूर्वी अफगानिस्तान का इलाका, जो कश्मीर और कश्मीर इसको जोड़ता है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान आता है प्रेजेंट में, वजीरिस्तान आता है, नूरिस्तान आता है, और जमरूद का इलाका आता है। ये असंभव इलाका है उस जमाने में, जहां पर आज का पठान जो मुसलमान होकर के फ्यूरियस है, इतना लड़ाका है। चलो उस वक्त हिंदू होकर के कम लड़ाका रहा हो, लेकिन लड़ाका तो भयानक है। और गजनी का एल्टीट्यूड कितना है? गजनी का एल्टीट्यूड करीब 4000 मीटर है सी लेवल से। 4000 मीटर मतलब फीट में 12,000 फीट? सी लेवल से, पहाड़ का नहीं गिनेंगे, सी लेवल से। सी लेवल से 4000 मीटर के करीब ऊंचा है। तो 4000 मीटर का मतलब 12,000 11,000 फीट हुआ, करीब 12,000 13,000 फीट है गजनी। हाँ, अच्छा खासा ऊंचा है। मैदानी इलाका है लेकिन ऊंचा है। 12,000 फीट ऊंचा है। हाँ, करीब करीब। तो यानी वहां जाड़े में बर्फ रहेगा 5-6 महीने आराम से। सबसे बड़ी चीज ये है कि गजनी के इलाके को उत्तरी ध्रुव से बचाने के लिए कोई हिमालय नहीं है। हाँ। तो वहां पर करीब 6 से 7 महीने अच्छी बर्फ गिरेगी। बाबर ने अपने बाबरनामा में, अगर मैं उसको ट्रुथ मान भी लूं या उसको सच्चा नहीं भी मानूं, क्योंकि उसकी पूर्ण कॉपी नहीं मिली है, तो भी लिखा है कि जब मैं हेलमंड नदी, गजनी को पार करके हेलमंड नदी के किनारे पहुंचने लगा, तो बहुत बर्फ गिर गई और मेरे घोड़े जो है उस बर्फ में छाती तक डूब गए। जब बाबर फरगना से भाग करके अफगानिस्तान आ रहा था, तो बाबर रिकॉर्ड करता कि मैं वहां से पहुंचा, मौसम बिगड़ गया, बर्फ गिरी और मेरे घोड़े छाती तक बर्फ में डूब गए। मेरे सैनिकों ने मान लिया कि अब ये मृत्यु है, हम बचेंगे नहीं, इस बर्फ में घोड़ों का लहू जम जाएगा और हमको भी इस बर्फ में उतरना पड़ेगा और हम भी मरेंगे, खून जम के मर जाएंगे। तब बाबर ने कुछ हिम्मत दिखाई, वो लिखता है, मैंने कुछ हिम्मत दिखाई, नीचे उतरा और अपने जूतों से, पैर से बर्फ को कूटना शुरू किया, तो बर्फ रुई की तरह दबती चली गई। मेरे घोड़ों का सीना बाहर निकला और मैं आगे बढ़ा, लेकिन जब पानी में नीचे उतरा तो खून जमाने देने वाला ठंडा पानी था, हेलमंड नदी में। वो बाबर लिखता है, बाबर ने अपने बाबरनामे में लिखा है इस बात को बहुत अच्छे से। लेकिन हिम्मत करके हम लोगों ने नदी पार करी। जब मैं मेरे घोड़े को लेकर नदी पार कर गया तो सब भी पार आ गए। हम 50 सैनिक काबुल की सीमा पर पहुंच गए। वो ऐसी बात लिखता है। गजनी में आबादी मनुष्य कितना, मनुष्य और जानवर मिला के वो मैं बता रहा हूँ। अब हम देखें कि गजनी से ऊपर का इलाका जो मूल तुर्किस्तान का इलाका है वो कैसा है। उस मूल तुर्किस्तान के इलाके में टकला मकान और गोभी का मरुस्थल है, 2 नाम है ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, और एक में भी रेत नहीं है। रेत के रेगिस्तान, बर्फ के रेगिस्तान है, बर्फीले है वो। और साल भर एवरेज औसत तापमान जो है वो 8 से 10 डिग्री से ऊपर जाता ही नहीं। 2 कुब वाले ऊंट मिलते हैं, याक मिलती है जिसका वो दूध पीते हैं, गाय नहीं मिलती उनके इलाके में। खाने के लिए थोड़े बहुत जो ड्राई फ्रूट जो हमको पूरी दुनिया बड़े इंपॉर्टेंस के साथ दिखाती है, जिसमें एप्रिकॉट बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और दूसरा अंगूर अच्छा ठीक ठाक हो जाता है जब गर्मी आती है। ये उनका बेसिक है। और ग्रेन में खाने के लिए उनके पास सही में जो असली जो ग्रेन है उनका वो बार्ले है, जो पैदा होता है, खुलता है वो सब, तो जो पैदा हो जाता है, ये वो पैदा नहीं। और दूसरा जो उसका फूड है वो गोट बोलते हैं वो लोग उस इलाके में, जो कुछ किनोआ जैसा होता है उनका भोजन।
और उस इलाके में घोड़े, ऊंट और खच्चर और याक, 4 जानवर मेजोरिटी। घुड़सवारी ठीक ठाक आती है लोगों को कि इलाका ही उन्हीं का है, घोड़ों का इलाका है, घुड़सवारी ठीक ठाक आती है। कैवेलियर्स अच्छे होते हैं, इसको हम मना नहीं कर सकते। लेकिन गजनी का महमूद कैवेलियर बढ़िया होगा ये आवश्यक नहीं, क्योंकि गजनी के इलाके में वैसे घोड़े नहीं मिलते जो उसके ऊपर तुर्कमेनिस्तान में मिलते। वहां पर खच्चर जैसा जानवर मिलता है। देखिए काबुल में गधे होते हैं, ये बाबर ने लिखा है, और काबुल में गधे होते हैं ये बात जो है, और गजनी में भी गधे होते हैं ये बात जो है उतबी लिखता है कि हमारे यहाँ पर गधों का उपयोग जो है करते हैं हम लोग, डोंकी कार्ट्स बना करके यूज करते हैं। आप आज भी अफगानिस्तान में बच्चों को डोंकी कार्ट पर दौड़ते हुए देख सकते हैं। ये सिस्टम है उनका, वो उनका वाहन है, उनका साधन है। तो गधे हैं, खच्चर है और घोड़े भी है, लेकिन वो जो तुर्कमेनिस्तान वाले घोड़े हैं उस क्वालिटी की नस्ल के घोड़े नहीं है। उस जो नस्ल के अरबी घोड़े घोड़े नीचे कहे सिंध जाते और हैं वो अलग होते राजस्थान हैं। के आसपास आके मिलते हैं। उस स्टैंडर्ड के घोड़े नीचे सिंध और राजस्थान के आसपास आकर के मिलते हैं। आज भी ये मालानी घोड़े राजस्थान में जिनकी क्वालिटी है वो 75 इंच से 84 इंच ऊंचे होते हैं, और जिनके खुर के ऊपर की हड्डी जो है वो कभी भी खुर को टच नहीं करती, गैप रहता है, सस्पेंशन है उसके बीच में एक फिल्म होती है, मसल फिल्म होती है जो उसको सस्पेंशन देती है। घोड़ा अच्छा दौड़ता है रेगिस्तान में, और फ्लैट पर भी बढ़िया दौड़ता है। लेकिन ऐसा घोड़ा गजनी का नहीं होता, ये क्वालिटी उसमें नहीं होती। गजनी का ज्योग्राफिकल ऑर्डर ऐसा है कि गजनी से जब हम निकलेंगे तो ठंडे पठारी इलाके में निकलेंगे जहां पर साल में 8 महीने तापमान 10 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, 2 महीने तापमान ऊपर जाता है। और अधिकतम गजनवी ने हमले इसी समय में किए हैं उत्तर भारत में, जब तापमान खुलता है 2 महीने का ही उसके पास समय होता है। हर बार उन्होंने यही लिखा है, 2 महीने में वो आता है, दौड़ भाग के आता है, चला जाता है। मतलब इधर चंबल के डाकू जैसा केस हुआ कि दौड़ के आए, भागे, आधे घंटे में तो गांव को लूट के निकल ली। ये किसी राजा वाला मसला नहीं हो सकता, अगर कर पाया होगा वो। अब डिफिकल्टीज ऑफ द एरियाज पढ़ेंगे हम लोग। गजनी की प्रेजेंट पॉपुलेशन 2 लाख से ज्यादा नहीं है। दुनिया का सबसे डिस्टर्ब इलाकों में से एक है आज भी। लूटपाट पे डिपेंडेंट है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर कई सारी नस्लों का जोड़, नीचे से पठान ऊपर दिखता है, इधर से हजारा ऊपर दिखता है, उधर से उज्बेक दिखता है, इधर से ईरानी दिखता है, उधर से तुर्क दिखता है, सारी जातियां वहां दिखती है ऐसे इलाके में। आपस में लड़ते रहे होंगे, तब भी लड़ते होंगे, सोसाइटी का क्लब है, लड़ने वाले लोग आपस में लड़ते रहे होंगे। तो पहले तो स्थानीय स्थिरता नहीं है। जनसंख्या अगर आज 2 लाख है, 1000 साल पहले मैं सोचूं तो 20,000 रही हो तो भी बड़ी बात नहीं है। चमत्कार की बात होगी कि 20,000 भी रही होगी। अब 20,000 की जनसंख्या वाला राजा जिसकी कुल जनसंख्या 20,000 है गजनी शहर की, मैं मान लूं कि उसने जब एक्सटेंशन किया, विस्तार किया, तो ऑन रिकॉर्ड लिखा गया है, उतबी लिखता है कि करीब करीब 50 लाख की जनसंख्या का उसके पास शासन क्षेत्र था। तो 50 लाख की जनसंख्या में वो 1 लाख सैनिक खड़े कर सकता है, ये मैं स्वीकार कर सकता हूँ। लेकिन उन 1 लाख सैनिक को मोबिलाइज करके आगे लेकर के आना बहुत कठिन काम है, जबकि उसकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा साम्राज्य जिसको हिंदू शाही या शहनानू शाही कहा जाता है उसका खड़ा है, उससे उसको लड़ना है, और सहजता से हार नहीं रहा है। कोई ये कह रहा है कि हार गया और राजा ने आत्महत्या कर ली। जो आनंदपाल जो पहला उसका हमला है 1001 का, तो आनंदपाल पर रेड में उसको 4 महीने लगे, वो खुद लिखते हैं। और उसके बाद में वो आगे नहीं बढ़ पाया, गजना लौट गया। पहला हमला भारत पर हमले कह रहे हैं ना, तो भारत पर हमले की अगर बात करो, गजनवी ने भारत पर हमला किया, तो पहला हमला तो अफगानिस्तान में ही कर रहा है, ठीक है, भारत में थोड़ी कर रहा है। काबुल राजधानी है, कुबा राजधानी है, और शहनानुशाही हिंदूशाही राजवंश जो पठान है वो हिंदू है सारे।
जब पहला हमला वो वहां कर रहा है और हम लोग ये समझ बैठे हैं कि उसने जो है भारत पर हमला किया, मतलब भारत का व्याप है, मतलब वो गजनी भी भारत में है, महमूद गजनी भी मुसलमान हो गया इसलिए हिंदू पर हमला कर रहा है, ये बात मैं मान सकता हूँ, लेकिन वो बाहर से आकर के हमला कर रहा है ये मैं नहीं मान सकता। अगर काबुल भारत है तो गजनी जी। भी भारत है। इससे वो जब आगे बढ़ता है और बेहिंद की तरफ बढ़ता है, जमरूद की तरफ बढ़ता है, पहली बार वो सोचता है इधर जाना तो कठिन है, ऐसे इन पैसेज से जाना, तो वो 1006 में कश्मीर की तरफ चला जाता है। कश्मीर में लोहार वंश का शासन है, वो बुरी कदर से पीटते हैं, अच्छे से ठुकाई पिटाई करके इसको भेज देते बाटका। हिस्टोरिकली हमको बार बार समझाया जाता है कि यार कि इसने इसको मारा उसको मारा, त्रिलोचन पाल इसको, कभी ये नहीं लिखते कि लोहार वंश वालों ने इसको पीटा, और 3 बार पीटा, 1 बार नहीं 3 बार पीटा। आखिरी लड़ाई भी उसने कश्मीर पर करी थी और लोहारों ने 1027 में फिर पीटा, उसके बाद ये मर गया 1030 में। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि क्या इतना बड़ा अगर कोई चाहे तो दरवाजा या 200 मन का घंटा या 200 मन का जंजीर वो ये 12 कॉन्सेप्ट ही गलत है, ये ले जाया कॉन्सेप्ट ही जा गलत सकता है, ले नहीं, जाया ये जा सकता है। कॉन्सेप्ट नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। कंसेप्टिकल। ये सारे सब्जेक्ट जो हैं, जैसे महाराणा प्रताप को लिखा जाता है ना कि महाराणा प्रताप के पास 80 मन का भाला था और 4 मन की तलवार थी और ये था, और वो 200 मन वजन पहन करके और चेटक पर बैठ जाते थे। अरे चेटक था कि जानवर था कि राक्षस था, क्या था, मुझे तो यही समझ में नहीं। और महाराणा प्रताप इंसान ही थे ना, सामान्य मझोले कद के आदमी थे। इतना वजन उठा करके युद्ध लड़ने जा रहे थे कि वेट लिफ्टिंग करने जा रहे थे, हरक्यूलिस थे, ये धरती को उठा लेना है कंधे पर। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहानियां हैं, ये किसी में भी एग्जैजरेशन के साथ हीरोइज्म बताने की बातें हैं। ये सामान इतनी आसानी से यहाँ से ले जाए नहीं है, पहली बात, ले जाना असंभव बात थी। सोमनाथ के दरवाजे की कहानी सुनाई जाती है हमको, सोमनाथ के दरवाजे, मान लो सोमनाथ के दरवाजे वो ले गया, किया क्या उसको? गजना पे लगा? नहीं। सोमनाथ के दरवाजे काबुल पहुंचे तो काबुल समरकंद से पहुंचे, ये रिकॉर्ड में मिलता है। तो समरकंद तो उसका राज्य का हिस्सा ही नहीं था, समरकंद का डेवलपमेंट क्यों करेगा वो? बड़ा विषय है ना कि समरकंद जो राज्य शहर बसा हुआ है, उसके मुख्य दरवाजे पर सोमनाथ के दरवाजे ले जाकर के लगा दिए गए। सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ा गया, उसके हिस्से किए गए, एक हिस्से से महमूद गजनवी ने अपने सिंहासन पर चढ़ने के लिए 5 सीढ़ियां बनाई। आधा हिस्सा उसने मक्का भेजा, जो मक्के में आज भी लगा हुआ है। कहते हैं कि काबे में जब आप देखते हो अंदर, तो सोमनाथ की मूर्ति के 3 सिर के पत्थर से 3 स्टेप बने हुए, जिसमें मुसलमान पैर रखकर काबे में देखता है। और उसका 1/4 हिस्सा, एक 1/4 हिस्से से तो उसने अपने सिंहासन की सीढ़ियां बनी, और जो 1/4 हिस्सा बचा उसके बाट बना करके उसने गजनी और समरकंद के बाजारों में कसाईयों को दे दिया। हिस्टोरिकल, अगर ऐसा है, सोमनाथ की मूर्ति को भी वो ले गया ना यहाँ से, मूर्ति को तोड़ा थोड़ी है। सोमनाथ के शिवलिंग को ले जाना, उसके रेड का एक समकालीन वर्णन नहीं है 300 साल तक। अभी इन हम सब लोगों बातों ने का समकालीन वर्णन नहीं है, लेकिन उसके बारे में उसका स्वयं का समकालीन वर्णन जो है, वो स्वयं उसके लेखक फिरदौसी भी कर देते हैं कि वो है, वो चरित्र के तौर पर उपलब्ध है। क्योंकि फिरदौसी जो लिखता है उसके बारे में, मैं आपको एक सुंदर सी शायरी सुना देता हूँ, जो फिरदौसी, इसको कहना चाहिए रुबाई, लिखता है। ए शाह ए महमूद केशवर ए कुशा, जी कसी न तरसी बतरश ए खुदा। मतलब दरअसल में फिरदौसी और उसको डिस्प्यूट हो गया था। फिरदौसी शाहनामा लिख रहा था, उसको लगा कि मेरे को लिखेगा, उसने फिरदौसी ने शाहनामा में चवन्नी उसके बारे में नहीं लिखी। महमूद ने उसको कहा था कि मैं तेरी हर रुपये का 1 दिनार दूंगा।
जब उसने उस शाहनामे को देखा तो उसको 1 दिनार, उसको उसका नाम नहीं था तो उसने कहा मैं तेरे को 1 दिनार नहीं दे सकता, 1 द्रम दूंगा। 1 द्रम 1 दिनार का 1/16 पार्ट है, 1/16 कर दिया हिसाब। फिरदौसी ने लेने से मना कर दिया और लौट गए। तो फिरदौसी ने अपने घर जाकर के ये शेर लिखा कि तू पूरी दुनिया का शाह बनता है, इतना बड़ा सुल्तान बनता है, तूने मुझसे वादा किया था कि मैं तेरे लिए 1 रुपए का 1 दिनार दूंगा, और उस वादे को तोड़ रहा है, खुदा से तो डर। ये मैंने पढ़ा भी, ये उसने अपनी पुस्तक में लिखा है। इतना ही महमूद का वर्णन है, इससे ज्यादा महमूद का वर्णन उसने नहीं किया। यानी कि कमाल। महमूद के समय फिरदौसी नॉन मुस्लिम राजाओं के ऊपर पुस्तक लिख रहा है, शाहनामा। वो खुद भी नॉन मुस्लिम है, खुद भी नहीं। फिरदौसी खुद नॉन मुस्लिम है। और उसको ये कह रहा है कि मैं रुपया दूंगा। एक तो और जब चीज, जो लोग महमूद शब्द को अरबी समझते हैं वो भी भूलना, इसको समझना बंद कर दें। महमूद अरबी शब्द नहीं, फारसी शब्द है। मोहम्मद अरबी शब्द है। हम्म। महमूद जो है वो पारसियों में आज भी नाम मिलता है। फरदून, महमूद, फली, ये पार्सियंस के नाम है। भाई कुरान के साथ कोई भाषा या लिपि तो आई नहीं थी शायद। नहीं, तो कुरान की लिपि है, मोहम्मद, बस नहीं, लेकिन ये सीरियक लैंग्वेज है कुरान की। मदर लैंग्वेज सीरियक है, जो है ओरिजिनली लैंग्वेज अवेलेबल है, उसमें हम लोग उसको नहीं कह नहीं सकते ना। नहीं, लेकिन वो प्री कुरान है ना, हाँ, प्री प्री कुरान लैंग्वेज है, इस्लामिक, प्री प्री इस्लामिक कुरान। लैंग्वेज है कुरान की। देखिए, कुरान कुरान खुद ही प्री इस्लामिक है, पहले तो ये माने। कुरान यानी ये इस्लामिक नहीं है, कुरान के पूरा होने पर दीन पूरा होता है ना। भाई कुरान प्री इस्लामिक है। कुरान और मोहम्मद शब्द भी प्री कुरानिक प्री मोहम्मद है। हाँ बिल्कुल, इसका कारण ये है कि कुरान खुद ही प्री इस्लामिक है, प्री मोहम्मद है। जब कुरान पूरी होती है तो मोहम्मद लिखता है ना, उसमें उसमें लिखा गया है कि आज कुरान पूरी हो गई, आज से दीन पूरा हुआ। उससे पहले तो दीन पूरा हुआ ही नहीं, मतलब अधूरा दीन है तो इस्लाम कैसे होगा? मुकम्मल होना चाहिए ना उसको तो। बहुत ठीक है। सही। मुझे तो तो ऐसा लग रहा है दीदी कि अभी ये विषय जो है ना बड़ा लंबा जाने वाला है। अभी तो हम लोग शुरू हुए हैं। अभी तो जनसंख्या और इतनी सारी चीजें आने वाली हैं, इसको तो अब आपको अब एक अब दो आगे मिनट चलते हैं, में। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। अब जब वो हाँ। आगे बढ़ते हैं, अब ये लोग मान लो कि 1 लाख सैनिकों भी लेकर के बढ़े आगे, तो आगे इतनी बड़ी नदी है कि 1 लाख सैनिकों को पार कराने के लिए व्यवस्था क्या, सड़कें क्या। हेलमंड नदी आज भी कंधार का 70% क्षेत्र सिंचित करती है। उसका भारतीय नाम ऋग्वेद में हरिरुद है। तो और हरी रुख है तो गलत है। हाँ, और अफगानिस्तान की जीवन रेखा है हेलमंड नदी, काबुल नदी नहीं, स्वात हाँ, नहीं, नद नहीं, आमरी नहीं, हेलमंड नदी उसकी जीवन रेखा है। क्योंकि मध्य अफगानिस्तान से निकलती है, उत्तर अफगानिस्तान को भी सिंचित करती है और निचले अफगानिस्तान को भी सिंचित करती है, और साल भर बहती है क्योंकि ग्लेशियर बेस है। एक भी दिन उसमें पानी का स्तर नीचे नहीं जाता। सर्दी होती है तो बर्फ जम जाती है, पानी नीचे नहीं जाता, और गर्मी होती है तो पानी राइज ही करता है, नीचे नहीं जाता, उठता ही है। उस नदी को पार करने के लिए खुले मौसम में बाढ़ वाले हालात सामान्य तौर पर बने रहते हैं, और वो उन्हीं 2 महीने में इधर आ रहा है। यानी सबसे पहले फिजिकल, और 2 महीने ज्योग्राफिकल में पूरा प्रॉब्लम है। घूम करके आकर के लूट लाट करके वापस चले जाते हैं। अब जब घूम करके जब आओ। नदी पार ही नहीं हो रहा अब है। अब हाँ। घूम करके आओ। सबसे पहले सोचो घूम करके आओ तो काबुल की तरफ जाओ, गजनी से काबुल आओ, और काबुल से नीचे उतरो। तो सबसे पहले तो आपको शहनानुशाहियों से लड़ना है, लड़के आगे बढ़ना है, हर बार लड़के आगे बढ़ना है। तो 1016 में जब तक शहनानुशाहियों का शासन है, तब तक गजनी भारत में प्रवेश नहीं कर सकता निचले हिस्से में। उससे जब वो आगे बढ़ेगा तो आगे जो है वो पंजाब वाला इलाका है 1016 में।
जब वो उससे आगे बढ़ता है तो वहां पर भाटियों का शासन है, स्पष्ट रूप से सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं। गजनी की स्थापना के बारे में भाटियों की ख्यातें बोलती है कि गजनी को गज सिंह भाटी ने स्थापित किया, इसलिए उसका नाम गजनी, यानी भाटी लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत लंबा है। भाटियों से लड़ना, भाटियों के लिए कहते हैं, हमारे में राजस्थान में एक दोहा मशहूर है कि बलहट बंका देवड़ा, करतब बंका गोड़, हाड़ा बंका गाड़ में और रण बंका राठौड़। मतलब अपने भुजबल से, पशुबल से लड़ने वाला है वो सोलंकी राजपूत है। सोलंकी मतलब ये गुजरात और साउथ राजस्थान में मिलते हैं। उनमें देवड़ा एक क्लान है, तो बलहट बंका देवड़ा अपने शरीर के बल से लड़ने वाला देवड़ा है। इन्हीं की क्लान से भाटियों का डिवीजन है, भाटियों से इनका या इनका भाटियों से। ये यदुवंशी है, ये अपने शरीर के बल से लड़ते हैं, इनसे लड़के आसानी से आगे बढ़ सकते थे। तीसरा विषय, उससे जब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि भाई रेगिस्तान में पीने को पानी नहीं मिलेगा और राजस्थान में आओगे तो राजपूत मारेगा। समस्या सब तरफ है। और अगर कश्मीर वाले रास्ते से आते हो तो लोहारों ने बार बार आना, इसलिए आना संभव ही नहीं है। दिल्ली वाला रास्ता पकड़ते हो तो भाटियों के पास आना, इनके जाटों के पास आना है। सब तरफ समस्या थी उसके पास में। उसको मैप भी तो चाहिए होगा ना कहीं से, उसके पास गूगल मैप्स नेविगेशन तो कुछ था नहीं, तो ये कहाँ से जाना है, उसका रास्ता भी तो होना चाहिए। मुख्य बात ये है कि जिन जानवरों के सहारे लड़ाई हो सकती है, आना जाना हो सकता है, वो सभी जानवर सभी क्लाइमेट और सभी टेरेन के लिए मुफीद नहीं है। अब इसका भी विषय है। देखिए, घोड़ा जो है, जो ठंडे रेगिस्तान का घोड़ा लेकर के वो लोग आ रहे हैं, वो इस रेगिस्तान में आकर के टिक तो जाएगा, लेकिन उसके लिए दौड़ना चलना सब टफ है, मुश्किल है, आज भी सरवाइव नहीं कर पाता। हम लोग हंगेरियन घोड़े को भारत लाते हैं, वो सरवाइव नहीं करता, अच्छा घोड़ा होता है, आज भी नहीं होता, टेक्निकली नहीं होता। खाने पीने की समस्या, उनकी वो चीजें प्रैक्टिस की नहीं है जो यहाँ आकर के खानी है। वो लोग बटर जो खाते हैं वो हाई फैट बटर है, ठंडे इलाके से आता है, यानी घी जो है वो याक का घी है, जिसका दूध ही घी की तरह, दूध ही मावे की तरह आता है, खोए की तरह आता है, उसका हाई फैट घी है, वो तो वो खाते हैं। हमारे यहाँ तो गाय का लो फैट घी होता है। उनको अगर ऑयल खाना है तो उनका सामान्य तौर पर ऑयल प्रोडक्शन 3 चीजों से होता है, या तो बादाम का ऑयल निकालेंगे, या खुमानी का तेल निकालेंगे, या फिर वो लोग जो है इनसे, उनके वहां जो एक पेड़ होता है बरकम का तेल निकलता है। तो बरकम का तेल जो है वो कड़वा होता है, जैसे हमारे यहाँ पर महुए का तेल, महुए के फल का तेल निकलता है, वैसा कड़वा होता है। वो लोग खाते नहीं है, तो बाकी के 2 तेल लोग प्रयोग में लाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि भारत में ये सब मिलेगा क्या? पेट बिगड़ेगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। ये सभी बातें ये समझाती है कि ये अफगानी रेडर्स है, ये बड़े योद्धा नहीं है, बड़े लड़ने वाले नहीं है। रेड्स हुए हैं भारत में, हम लोग इससे मना नहीं करते, क्योंकि राजस्थान में एक कहानी आती है कि महमूद गजनवी की रेड में हमारे यहाँ के बहुत बड़े लोक देवता गोगा जी ने महमूद गजनवी से लड़ाई लड़ी और अपनी गायों को बचाया। जब वो गाय खाने को नहीं मिला तो गाय मारने को उतर हुए, तो गायों को बचाया। ये रेडर्स हो सकते हैं, ये बड़े वॉरियर्स नहीं हो सकते और बड़ी फौज लेकर के नहीं आए। रेड करते करते कहीं भी लूट पट्टी की तरह अंदर घुस जाओ, 2-5 किलो 50 किलो सोना ले जाओ, भारत को भी फर्क नहीं पड़ता। डाकू है, ले गए चले गए, लोग हम यही ऐसे ही मानते रहे हमेशा से। जी तो मूल बात ये है, गलती से रेड करता करता सोमनाथ तक पहुंच भी गया होगा तो 150 सैनिकों के साथ पहुंच गया होगा, लुटेरा था, इधर से घुस के उधर से घुस के बच बुचा के निकल गया, पहुंच गया।
और 150 किलो सोना लेके चला गया तो उसके लिए तो वही बड़ी वैल्यू है। क्योंकि खुद अल्बरूनी लिखता है अपनी किताब में कि बादशाह जब सोना लेकर के चला तो सड़क जिस रास्ते से वो चल रहा था उस रास्ते के दोनों तरफ जो है सोने के पहाड़ जैसे ढेर बन गए, यानी कुछ 1.5-2 फीट ऊंचे ढेर बन गए होंगे। मतलब जितना उसने भरा उतना गिर गया, तो लेप के कितना पहुंचा होगा। उनके खुद के अपने रिकॉर्ड से मिलता है और ये सब आज तक मानते ही लोग। तो ले जाना, सबसे बड़ी बात तो कि ले जाने का रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं था, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं उसको, उससे गिर रहा है, सामान गिर रहा है, वो खुद ने माना है। और सही में ज्योग्राफिकली देखें तो रेगिस्तान से सामान को ले जाना सहज नहीं है। रेगिस्तान में लुटेरे होने की पूरी संभावना है। एक बात सब ध्यान रखें कि इस पूरे रेगिस्तान में बलूचिस्तान से लगा करके और मंडला की पहाड़ियों तक एक ही तरीके की जनजाति निवास करती है, इसका नाम है भील। पूरे इलाके में है। आपको भील कच्छ में भी मिलता है और भील बलूचिस्तान में भी मिलता है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और भील वो कम्युनिटी है जो अपने क्षेत्र से लूट पट्टी करके जाने वाले आदमी पर रेड जरूर करेगी, लास्ट तक करती रही, अंग्रेजों से कब्जे में नहीं है। जब अंग्रेजों से नियंत्रण में नहीं तो उन्होंने कहा ये तो लुटेरी जाती है, जयराम पेशा है, उनको बकायदा ऑन रिकॉर्ड जयराम पेशा बना दिया गया, जबकि वो ऐसे थे नहीं, वो तो इस इलाके के राजा है, योद्धा है, क्षत्रिय है, लेकिन उनको ऐसा अंग्रेजों ने बना दिया। ठीक है। और ट्राइब कह करके अनाउंस कर दिया ना, तो वो लोग उपलब्ध थे, तो इतना शेड उनके लिए, उसके लिए निकल करके जाना नामुमकिन बात है। दूसरी बात है कि लड़ना, आते हुए भी लड़ना है, जाते हुए भी लड़ना है, ऐसा किसी कोई जाने नहीं देगा। अगर ये कोई समझ रहा है कि जाते हुए नहीं लड़ा होगा तो असंभव बात है। इसलिए सारी कहानियां रेड्स की है, उसने 27 रेड्स करी और इसको खुद इलियट एंड डाउसन में लिखा हुआ है कि रेड्स है, हर बार गजनवी ऑन रेड्स नॉट ऑन वॉर। इसको सभी जने ध्यान रखें, गजनवी की रेड्स हुई है, वॉर नहीं करी है, वो शासन नहीं कर रहा है, वो स्थापना करने नहीं आ रहा है, वो लुटे रहा है। तो हम लोग अगर आज के भाषण को विवेक भटनागर जी से अगर कंक्लूड करें तो एग्जैक्टली। ये कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है हम्म। ये पूरी गप को राइट ऑफ कर रहा एग्जैक्टली। बिल्कुल। है। और जो लिखने वाले हैं इस सो कॉल्ड गप्पों को, ये लोग न तो टोपोग्राफी जानते हैं, न क्लाइमेट जानते हैं, न लॉजिस्टिक जानते हैं, न मिलिट्री की सप्लाई जानते हैं, न स्ट्रेटजी की डिटेल्स जानते हैं। इनको जहां कोई कह दिया, लिख दिया, कौन? 1920th सेंचुरी वाले लोग। ठीक है। टर्को पर्शियन रोमिला तापर कह रही है कि 13वीं शताब्दी के अंत तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। और कमाल की बात है कि इतनी जो किताबें हैं उनमें महमूद पर एक भी किताब नहीं है, क्योंकि महमूद ने ऐसा कुछ किया नहीं कि उस पर अलग से कोई पुस्तक लिखी जाती। तो मुझे लग रहा है इसमें एक बात मैं जोड़ देना चाहता हूँ दीदी, कि जिस महमूद के बारे में हम लोग बात करते हैं कि वो महमूद का गजनवी है, उसके साथ सोमनाथ जोड़ना चिपका दिया गया 19th सेंचुरी में, क्योंकि 15th सेंचुरी में एक महमूद बेगड़ा हुआ और उस महमूद बेगड़ा ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, इसका रिकॉर्ड नहीं। 15वीं शताब्दी। ठीक है। 15वीं। तो वो महमूद गजनवी के रेड्स के साथ कंपैरेटिव जोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि महमूद गजनवी ने जब भारत में रेड्स करी तो उसने लूट पाट करी, तो फ्लोकलोर में वो अवेलेबल था, ये सत्य है कि लुटेरा आया लुटेरा गया, वो फ्लोकलोर में अवेलेबल था। और तो उस और मोटी बात ये है, दूसरा महमूद बेगड़ा उपलब्ध है जो सोमनाथ तोड़ रहा है, तो कंपैरेटिव दोनों को जोड़ दिया। तो मोटी बात ये आ रही है कि पूरी थीसिस भारत में हजारों साल की पराधीनता रुई के फाहे की तरह हवा में उड़ जाता है। अलेक्जेंडर और गजना का महमूद यदि उड़ जाता है तो, जो कि आज उड़ गया, आज नहीं मतलब आज तो हम कहानी क्योंकि सुना रहे, आगे उसे उड़ाया। अलेक्जेंडर
आप अलेक्जेंडर के बीच में भी, गजना और अलेक्जेंडर के बीच में मोहम्मद बिन कासिम भी तो है ना, उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड आज तक अवेलेबल नहीं है। अब तक नहीं है। ये सब 19वीं 20वीं शताब्दी में गढ़ गया है। अंग्रेजों के द्वारा फैब्रिकेट किया गया, जी जिसकी हैसियत भारत में कुछ नहीं थी। इसको स्थापित करने का काम 1947 के बाद हुआ। 8वीं शताब्दी में खलीफा के दरबार में कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ का रिकॉर्ड तो मिल जाता है, लेकिन 8वीं शताब्दी में महमूद गजनवी का रिकॉर्ड, उसका मोहम्मद बिन कासिम का रिकॉर्ड नहीं कासिम। मिलता। एक दिन कासिम पर भी करेंगे अपने लोग। इसके लिए कासिम पर पुस्तक भी भी करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हम लोगों ने जो जी खलीफा का वित्त मंत्री है, उसकी अपनी पुस्तक और उसके लेटर से जो ललितादित्य मुक्तापीड़ को एंडोर्स करते हैं डायरेक्ट, और अल-बरूनी भी लिखता है, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम को अल-बरूनी भी नहीं लिखता है। कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये गप भी बाद में रचा गया। सारी तो आज चीजें गढ़ी हुई है तो कि किस तरीके से भारत को अपमानित किया जाए, और उनको लगता था कि ये किसी न किसी तौर पे ऐसे ही संभव है। तो जो दीदी की पुस्तक है, दीदी की गुरुजी की, कभी भी पराधीन नहीं रहा भारत। तो ये जो गुलाम शब्द है, पराधीन शब्द है, सोचिए ना, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा ही नहीं कि स्वाधीनता, उन्होंने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने स्वाधीनता शब्द उपयोग नहीं किया। ये लोग बहुत ध्यान से शब्द उपयोग किया करते थे, और उन्हीं शब्दों का गलत उपयोग कर करके 1947 के बाद में हमें परेशान करने का एक प्रयास किया गया। लेकिन अब वो देख लीजिए, वो प्रयास ऐसा है कि 2014 के बाद में जो चीज आगे बढ़ रही है, इस समय भारत आज विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में आ गया। अगले 6 वर्षों में भारत टॉप 3 में भी आ जाएगा। तो भारत को रोक तो कोई पाया नहीं है, प्रयास अलग अलग तरीके के हुए हैं। मोहम्मद बिन कासिम का झूठ, महमूद गजनवी का झूठ। अब बेचारा महमूद, जो बिलाड़ा आपने नाम बताया, वो सोचता होगा, उसकी आत्मा सोचती होगी कि मेरे को तो क्रेडिट ही नहीं दिया, मैंने किया और तुमने 500 साल पहले कर दिया, मुझे तो, मेरे साथ में तो अन्याय हो गया। तो ये भी बड़ी एक अब मुझे लगता इंटरेस्टिंग है चीज है। और बहुत सारे दर्शकों को पहली बार मालूम चला होगा कि केवल यूरोप में, अमेरिका में ही बर्फ नहीं पड़ती है, स्नोफॉल नहीं होता है। अरे अफगानिस्तान में भी स्नोफॉल होता है, वहां भी बर्फ जो है बहुत जबरदस्त तरीके से पड़ती है। तो अगली बार मेरा लोग घर मैंने जहाँ बनाया है वहां भी बर्फ गिरता है। आप लोग को न्योता है आने का। अगली बार कोई लोग टूर करने चले जाएंगे कि हम अफगानिस्तान में पड़ोस में ही चले जाते हैं टूर करने के लिए, स्नोफॉल देखने के लिए, बड़ा वाला। तो ठीक है। बहुत बढ़िया लगा तो विवेक जी। आज विवेक जी के आने के कारण बहुत मजबूत इनपुट आया, क्योंकि मेरा अध्ययन तो केवल यूरो अमेरिकन सोर्सेस का है। उसी के आधार पर मैं उन लोगों को ध्वस्त करती हूँ। लेकिन एग्जैक्टली आज आप जो विवेक जी ने जोड़ा है, उसका तो आनंद ही अलग है। और मुझे लगता है कि विवेक जी के साथ में हम लगातार इस तरह की कार्यक्रम करेंगे तो लोगों को मालूम चलेगा कि बेसिकली विश्व का भूगोल जो है ना, वो कैसा है, और भारत क्यों हमेशा भारत रहा, और भारत क्यों हमेशा भारत सदा रहेगा। अपराजय है, बिल्कुल अपराजित है। इतना बड़ा झूठ कहा जा रहा है, और जो चीन हमारा गुलाम है उसकी चर्चा ही नहीं की जा रही। उसकी चर्चा ही नहीं की जा रही। तो एग्जैक्टली। आज चलिए 1 दीदी, घंटा 30 मिनट हो गया, हाँ लगभग 1.5 घंटा हम लोग पहुंचने वाले हैं। टाइम नहीं तो चला। बड़ा जोरदार रहा। लेकिन जो लोग इस कार्यक्रम को पूरा देखेंगे, वो अपने आप से एक टॉफी खरीद के खा लीजिएगा, क्योंकि आज के एपिसोड सुनने के बाद में आपको कुछ मीठा जो है वो करना चाहिए मुंह में, जी आपको स्वाद आना चाहिए कि ना, हमने स्वाद दिलाया उन लोगों को जो जिन्होंने भारत को परेशान करने का, अपमानित करने का प्रयास किया। और आपको स्वाद आना चाहिए कि आपने कुछ बढ़िया जो है वो चख लिया है आज, ज्ञान की गंगा में एक डुबकी आपने जो है वो बढ़िया लगा ली है। तो इसका धन्यवाद जो है प्रोफेसर केडिया जी को और डॉक्टर विवेक भटनागर जी को जाता है, जिन्होंने इतनी सारी जानकारियां हमारे साथ शेयर की। और आप लगातार हमारे साथ शेयर करते रहिए, हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करते रहिए, बस यही आपसे निवेदन है। तो विवेक जी आपको बहुत धन्यवाद, दर्शकों से निवेदन रहेगा, दीदी आपको बहुत प्रणाम। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से निवेदन रहेगा कि अपने कमेंट्स जो है वो जरूर लिख करके और बताइएगा, चैनल के मेंबर बनिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाएं, और इसी तरीके से भारत की महान गाथा को हम गाते चले जाएं। तो अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम।